Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो हमारा जो है सीईटी प्रिपरेशन सीरीज चल रही है जिसमें आज हमारा डे 6 है और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक चेक कर सकते हैं। वीडियोस जो है आप ज़रूर देखिएगा, उसके नोट्स को रेफ़र करिए और वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट की लिंक दी गई है वो भी ज़रूर चेक करिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आज जो है हमारा हिस्ट्री का जो वीडियो है, तो इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कम्प्लीटली पढ़ लिया था, पूरी नोट्स उसकी देख ली थी और उसका भी होपफुली आप लोगों ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 विच इज़ इतलाकी तारीख यानी कि अप्लाइड हिस्ट्री। इतलाकी तारीख वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी उसमें नहीं बताई गई है। सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही पेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हिसाब से, और बाकी जो है पूरे चैप्टर में कुछ कुछ जगह पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे और वही जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जो दिया गया है उसमें आपको ये कंसेप्ट समझ लेना है, यानी इतलाकी तारीख का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ लेना है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, इतलाकी तारीख की इस्तिलाह के लिए अवामी तारीख का मुतबादिल लफ्ज़ राइज है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखना है। इतलाकी तारीख को अवामी तारीख के नाम से भी जाना जाता है, यानी आपको बहुत तरीके से जो है ये वाला सवाल पूछ सकता है, डायरेक्ट जो है ये स्टेटमेंट पूछ सकता है इतलाकी तारीख के लिए दूसरा लफ्ज़ क्या है, तो वो अवामी तारीख है। अवामी तारीख क्या होती है, तो अवामी तारीख इतलाकी तारीख ही होती है। मतलब नाम जो है दोनों अलग अलग है बट दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब ये होता क्या है, ज़माने माजी के जिन वाक़यात का इल्म तारीख के ज़रिए होता है उसका इस्तेमाल मौजूदा दौर और ज़माने मुस्तकबिल में किस तरह किया जाए, इस पर इतलाकी तारीख में गौर किया जाता है। इतलाक करना, अप्लाई करना, यानी कि अपनी डेली लाइफ में या फिर जो आज का दौर है उसमें उसका इस्तेमाल करना, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना। तो हिस्ट्री जो है पास्ट में जो कुछ भी गुजरा है उन सारी चीज़ों से सबक लेते हुए, उन सारी चीज़ों से सीखते हुए वो चीज़ें हम आज के दौर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या हम फ्यूचर के लिए उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ जो है इतलाकी तारीख में पढ़ी जाती है। और ये पढ़ने से क्या होगा, जो आज के दौर के समाजी मसाइल का हल है वो निकालने में मदद हो सकती है। समाजी अफादियत के फैसले लेने में माजी के वाक़यात का तज्ज़िया मशअल राह साबित होता है। पास्ट में क्या चीज़ें गलत हुई थी जो हमको नहीं करना है, पास्ट में किस मसले के लिए किस तरीके से हल निकाला गया था, क्या उस तरीके से हम आज भी हल निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इतलाकी तारीख में पढ़ी जाती है। तो ये आपको कंसेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर रखना है कि अगर कोई इस पर सवाल आए तो आप लोग हल कर सकें। उसके बाद एक जो है ये चीज़ आप हाईलाइट कर लें कि बैरूनी ममालिक के कई यूनिवर्सिटियों में अवामी तारीख यानी कि जो अप्लाइड हिस्ट्री है ये निसाब पढ़ाया जाता है, यानी एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ा जाता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में बेंगलोर के सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी जो है एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जो है एक सेक्शन है, यानी एक शोबा है सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री, यानी भारत में जो है बेंगलोर के सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में जो है पब्लिक हिस्ट्री यानी अवामी तारीख को पढ़ा जाता है और जो है प्रोजेक्ट्स और तहकीकाती काम जो है वहाँ अंजाम दिए जाते हैं। तो बेंगलोर का सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं तारीख और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनका रिलेशन। तो तारीख का तरीका तहकीक, जिन मज़ामीन की तहकीक में कारामद साबित होता है उसमें आता है फ़लसफ़ा, टेक्नोलॉजी, सनत व हुर्फत, इंतज़ामी उलूम, साइंस, इंसानी उलूम और फ़नून। अब ये जो है आपको अलग अलग पैराग्राफ्स दिए गए थे बट मैंने जो है उस पैराग्राफ को कंप्रेस किया और सिर्फ जो है हर सब्जेक्ट में हिस्ट्री किस तरीके से काम आती है वो जो है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बात करें फ़लसफ़े की, तो फ़लसफ़े में हिस्ट्री जो है कहाँ आती है, जब हम हिस्ट्री क्या होती है, किसी भी चीज़ का पास्ट, किसी भी चीज़ का माजी। तो फ़लसफ़े में तारीख का क्या काम है, तारीख जब फ़लसफ़े के जो है माजी को पढ़ते हैं तो फिर हमको क्या मालूम होता है कि अलग अलग जो नज़रियात है, अलग अलग फ़लसफ़े, उनकी इब्तिदा कहाँ से हुई, वो जो है कहाँ से शुरू हुए, उसका पस मंज़र क्या था, उसके पीछे की बातें क्या है, उसकी वजूहात क्या थी। जब हम फ़लसफ़े के माजी को पढ़ते हैं तो हमको ये चीज़ें मालूम होती है, यानी कि फ़लसफ़े की ये तारीख हमको मालूम होती है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था ये कि फ़लसफ़े को साइंस और दीगर तमाम उलूम की माँ कहते हैं, तो ये जो है आप याद रखें।
फिर साइंस की बात करें, जब हम साइंस का माजी पढ़ते हैं, साइंस की तारीख देखते हैं, तो उसमें हमको क्या क्या मिलता है कि अलग अलग दौर में किस तरीके की साइंसी दरियाफ्तें हुई, इजादात की गई, कैसे कैसे इन्वेंशंस हुए, उसूल साजी का दौर था, किस जो है साइंसदान ने क्या किया, किस तरीके से किया, क्या हालात या क्या वाकयात पैदा हुए कि उसने ये चीज़ सोचा, इनके पीछे वजह क्या थी, ये इजाद करने की या ये मशीन बनाने की, ये उसूल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सारी चीज़ें जो हम साइंस में पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी और साइंस जो है वो एक दूसरे पर मुनसर है, यानी जब साइंस में किसी उसूल की दरियाफ्त होती है या कोई नई तरीके की चीज़ मालूम होती है, तो उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ बनाते हैं, तो फिर हमारे टेक्नोलॉजी में असर होता है, नहीं फिर टेक्नोलॉजी की तरक्की होती है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब टेक्नोलॉजी का जो पास्ट है उसमें क्या होता है कि ज़रूरी पैदावार में और अशिया की पैदावार में जो है किस तरीके से तरक्की हुई, पहले जो है किन तरीक़ों से ज़रूरी पैदावार होती थी, अब जो है मशीनें आने के बाद किन तरीक़ों से जो है ज़रूरी पैदावार होती है, तामीरात है, इंजीनियरिंग, ऐसे अलग अलग शोबों में जो होने वाली तब्दीलियाँ, स्पेशली जो मशीनी तब्दीलियाँ है वो टेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है। सनत व हुर्फत व तिजारत, अब इस फील्ड में ये जो माशी फील्ड है इसमें क्या चीज़ जो है हमको तारीख से देखने मिलती है, तो जब भी तारीख में तिजारत का मुताला किया जाता है तो हमको बाज़ार और कारोबार में तब्दीली, यानी जो है पहले बार्टर सिस्टम होता था, उसके बाद जो है कॉइन सिस्टम आया, फिर जो है किस किस्म के कॉइन्स बनते थे, किस तरीके से जो है उसका इस्तेमाल होता था, उसकी कीमत क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी, बाज़ार किस तरीके का था, कारोबार किस तरीके के होते थे, ये सारी चीज़ें पढ़ने मिलती। उसके अलावा हर दौर का माशी निज़ाम कैसा था और वहाँ की समाजी साख्त कैसी थी, यानी माशी निज़ाम को देखते हुए जो जगह की इकोनॉमिक किस तरीके की है उसके हिसाब से जो है समाजी साख्त यानी स्ट्रक्चर भी जो है समाज का होता है। तो इन दोनों चीज़ को यानी माशी निज़ाम और समाज को जो है जोड़ कर पढ़ा जाता था। तो जब भी हम तारीख़ में सनत और हुर्फत या तिजारत का मुताला करते हैं तो इन चीज़ों पर गौर किया जाता है। उसके बाद आता है इंतज़ामी उलूम। इंतज़ामी उलूम यानी कि मैनेजमेंट, किसी भी तरीके को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, फिर चाहे वो एक छोटी सी चीज़ हो, कोई स्कूल हो या फिर बड़े से बड़ा निज़ाम हो। इंतज़ामी उलूम यानी फैसिलिटीज़ है, किस तरीके से मैनेजमेंट है और किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें जो इसमें देखी जाती है। तो अलग अलग लेवल पे, समाज के अलग अलग लेवल पर इंतज़ामात किस तरीके के होते थे और अब किस तरीके के होते हैं, आगे किस तरीके के होने चाहिए, ये सब जो है इसमें यानी कि अवामी तारीख के इस हिस्से में पढ़ते हैं। फ़नून यानी कि आर्ट्स, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स वाला आर्ट्स नहीं, यानी कि फ़ाइन आर्ट्स जो है, जो कला होती है उसका। तो फ़नून का इर्तिका किस तरीके हुआ, हर दौर में कौन सी खसूसियात थी, बारीकियाँ उसकी पढ़ी जाती है, बनाने वाले की जहनियत और किस किस टाइप के जो है फ़नून होते थे, ये सारी चीज़ें तो पढ़ी जाती है। तो ये थे हर सब्जेक्ट और उनका तारीख के साथ क्या रिलेशन है या उनकी पास्ट में जाकर क्या चीज़ें देखी जाती है। अब एक और उसमें सेक्शन था लास्ट, वो था इंसानी उलूम यानी कि ह्यूमैनिटीज़। तो कायनात की वुसअत और उसमें इंसान के वजूद के बाहमी ताल्लुक़ को समझने के तजस्सुस में दुनिया के तमाम इंसानी समाज में लोग उसके मुतालिक क़यास आराइयाँ करने लगे, जिससे दुनिया के वजूद में आने की कहानियाँ, कायनात का चक्कर, इंसानी ज़िंदगी से मुतालिक मौहूम बातें, देवी देवता के मुतालिक तसव्वुरात, उन्हें खुश करने के लिए अदा की जाने वाली रसूमात के मुतालिक फ़लसफ़ाना ख़यालात का इर्तिका हुआ। यानी कि हर समाज के लोग जो है अपने अपने हिसाब से अपने जो है कयास आ रहे, यानी कि अंदाज़ा लगाने लगे कि दुनिया इस तरीके से वजूद में आई होगी, कायनात इस तरीके से काम करती है। उसके अलावा जो है उनके फ़लसफ़े हैं, उनकी जो मजहबी बातें, उनके ख़यालात हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हर समाज का अपना अलग अलग हिसाब से होता है। कदीम ज़माने के लोगों की हिकायत में ही फ़लसफ़ाना ख़यालात के बीच पोशीदा थे। यहाँ मज़कूर इंसानी उलूम के मुख्तलिफ़ शोबों की तरक्की फ़लसफ़ाना उसूल बुनियादी हैसियत रखते हैं और तारीख़ी बना से इस पेश रफ़्त को समझा जा सकता है। जिस तरीके से फ़लसफ़े में हमने देखा था कि जो है किसी भी फ़लसफ़े की या किसी भी रिवायत की शुरुआत किस तरीके से हुई, किसी भी ख़्याल की इब्तिदा किस तरीके से हुई, ये चीज़ें पढ़ी जाती। बिल्कुल उसी तरह इंसानी उलूम में भी है कि कदीम ज़माने के लोगों की जो बातें थी और जो उनके ख़यालात थे या जो भी उनके जो है तसव्वुरात थे, वो जो है किस तरीके से उसकी इब्तिदा हुई, फिर वो कैसे आगे बढ़ा, कैसे चेंजेस आए, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। उसके बाद इसमें जो दूसरा, इस चैप्टर में जो दूसरा मेन कंसेप्ट था वो था विरसा। विरसा यानी हमको जो भी हमारे आबा और अजदाद की तरफ से मिलता है।
विरसे में पहला जो है वो है सकाफती विरसा। दो टाइप होती है, एक होती है सकाफती विरसा और एक होता है कुदरती विरसा। सकाफती विरसे में जो है, सकाफती विरसा यानी कि जो कुदरत का नहीं है, यानी जानदार नबातात और जो ज़मीनी साख्त वगैरह है उनके अलावा जो चीज़ें होती है। अब इसमें भी दो टाइप है, एक है मरई सकाफती विरसा जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता हो, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम जो है मतलब फील कर सकते हैं, जैसे सेंस कर सकते हैं हाथों से, उस तरीके से। और गैर मरई सकाफती विरसा यानी कि जो रिवायात होती है, जो रस्म रिवाज होते हैं, जो फ़नून है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब मरई सकाफती विरसे में क्या आता है, जो इमारतें हो गई, जो अशिया है और कलमी तहरीरें हैं, मुजस्समे, तस्वीर वगैरह है वो। और गैर मुरई में जितनी भी जो है ज़बानी रिवायात है, जो भी ज़बानी माखज़ है वो, और अलग अलग रसूमात है, रिवाज है कि मतलब हर त्यौहार को किस तरह मनाना है, किस चीज़ को किस तरीके से करना है। जो मजहबी रिवायात है वो भी, मखसूस रिवायती महारतें हैं, कुछ जो है ऐसे टाइप ऑफ आर्ट्स होते हैं जो किसी भी तहजीब या एक मखसूस तहजीब या एक मखसूस मज़हब से जो है जुड़े होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है गैर मरई सकाफती विरसे में आती हैं। और उसके बाद जब कुदरती विरसे की बात करें तो कुदरती विरसे में तीन है, एक जानदार यानी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इसमें जानदार और नबातात दोनों शामिल होते हैं, और उनकी बका के लिए लाजमी इदारे और ज़मीन की साख्ती खसूसियात, यानी कि जो भी नेचर की चीज़ें होती है वो कुदरती विरसा होता है, और जो भी इंसान की बनाई हुई चीज़ें होती है वो सकाफती विरसा होता है। अब ये चीज़ जो है आपको कहाँ पढ़ने मिलेगी, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर का, जो कि है पेज नंबर 18, जहाँ पर आपको तीनों ही विरसों का जो है पूरी लिस्ट दी गई है, और आपको वो चीज़ याद रखनी है। अगर आपको साल नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज़ और वो जगह, मतलब वो चीज़ कहाँ पर है या कहाँ से जुड़ी हुई है, कौन से स्टेट, कौन से शहर से जुड़ी हुई है, ये चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखना। और नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर साल आपको नहीं याद होता है तो इट्स ओके, लेकिन आपको नाम और जगह जो है याद करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया था जिसमें से मैंने कुछ स्टेटमेंट्स हाईलाइट की हूँ, जैसे कि आपको याद रखना है कि तहजीबी और कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक इदारा काम करता है जिसे कहते हैं यूनेस्को। और यूनेस्को ने जो है इन अलग अलग जगह पर, यानी जो अलग अलग विरसे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लिस्ट भी जो है शाये की है। उस वो लिस्ट में एक्चुअली कैटेगरीज है कि कुछ जो है हेरिटेज है, कुछ जो है ऐसे जिनको ख़तरा है वो, कुछ जो अगर नेचुरल में बात करें, कुदरती विरसे में बात करें, तो ऐसी उन्होंने लिस्ट जारी की है कि कौन सी जो है स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली है, कौन सी स्पीशीज़ को ख़तरा है, वो सारी चीज़ें। तो यूनेस्को जो है वो विरसों के लिए काम करती है, विरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। यूनेस्को की आलमी कुदरती विरसे की फ़हरिस्त में मगरबी घाट के गारों को 2012 में शामिल किया गया। महाराष्ट्र में, अगर आपको क्वेश्चन आए महाराष्ट्र में कौन कौन से यूनेस्को के विरसे मौजूद हैं, तो एक जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CST स्टेशन जो है वो है। उसके बाद मगरबी घाट के जो गार है उन्हें 2012 में शामिल किया गया था, जिसमें एलोरा अजंता है और एलिफेंटा के गार्स है। उसके बाद जो है ज़िला सतारा की कास की सतह मुर्तफ़ा को शामिल किया गया था। तो ये जो है महाराष्ट्र के कुदरती विरसे हैं जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके अलावा यूनेस्को के अलावा भी जो है एक तंजीम है वो काम करती है जिसका नाम है इंटेक, यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जो कि 1984 से इस फील्ड में काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक ऑरेंज बॉक्स दिख रहा होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में जितना भी जो है ऑरेंज बॉक्सेस है या इस तरीके के जो क्या आप जानते वाले बॉक्सेस है वो आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। तो यहाँ पर जो है एक दिया गया है, दुनिया का सबसे कदीम अजायब घर मेसोपोटामिया के उर शहर की खुदाई के दरमियान दरियाफ्त हुआ। तो आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे कदीम जो म्यूज़ियम था वो 6ठी सदी कब्ल मसीह का था। मेसोपोटामिया के उर शहर की खुदाई के दौरान जो है ये दरियाफ्त हुआ था। ये खुदाई अंग्रेज माहिर आसार कदीमा सर लियोनार्ड वुली ने 1922 से 1934 के दरमियान किया था। और ये अजायब घर एनी गोल्डी नामी एक मेसोपोटामिया की शहजादी है, उन्होंने बनवाया था, और ये खुद ही जो है उस म्यूज़ियम की
आला निगराकार भी थी, यानी वही जो है सारा कुछ संभालती थी वहाँ पर। इस अजायब घर में दरियाफ्तशुदा कदीम अशिया के साथ उनकी तफसील बयान करने वाली मिट्टी की टिकिया भी थी। यानी कि जो भी चीज़ म्यूज़ियम में रखी जाती थी, जो भी कदीम अशिया रखी जाती थी, उसके साथ एक जो है आपको तख्ती भी मिलती थी जिसमें जो है वो चीज़ के बारे में पूरी चीज़ें लिखी होती थी। तो ये जो है आपने याद रखना है इस चैप्टर से। उसके बाद इंडियन म्यूजियम कोलकाता की एक फ़ोटो दी गई थी जिसके नीचे उसके डिटेल भी है कि कोलकाता में वाक़ जो इंडियन म्यूजियम है उसकी बुनियाद एशियाटिक सोसाइटी की जानिब से रखी गई थी 1814 में, 1814 में कोलकाता में जो है रखा गया था। डेनमार्क के माहिर नबातियात नेथनल वॉक जो है इसके बानी थे और इसके पहले निगराकार भी थे, पहले मैनेज करने वाले जो है यही थे, इन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी। अब बात करें जो है आपके इस चैप्टर के लास्ट पेज पर भी कुछ बॉक्सेस दिए गए थे, जैसे कि आर्काइव क्या होता है। तो दस्तावेज़ात के जो मुहाफ़िज़ खाने, यानी ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग किस्म के दस्तावेज़ात को रखा जाता है, तारीख़ी दस्तावेज़ात को, अहम कागजात, फ़ाइलें, पुरानी फ़िल्में वगैरह यहाँ महफूज करके रखी जाती है। भारत का दस्तावेज़ात का कौमी मुहाफ़िज़ खाना दिल्ली में है और इसके अलावा हर रियासत का अपना एक जो है मुहाफ़िज़ खाना यानी आर्काइव मौजूद है। अब बात करें एक और चीज़, एक और जो है इंस्टीट्यूट की, तो वो है नेशनल फिल्म आर्काइव्स, जिसका हेड ऑफिस यानी सदर दफ्तर पुणे में है। 1964 में हुकूमत हिंद के महकमा इत्तलात व नशरियात के मीडिया यूनिट के तौर पर इसकी बुनियाद रखी गई थी। यानी 1964 में गवर्नमेंट का जो आईटी सेक्शन था उसके ज़रिए जो है इसकी बुनियाद रखी गई। और फिल्म आर्काइव्स नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो है अलग अलग फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में वगैरह महफूज रखी जाती है और इसका सदर दफ्तर पुणे में है। तो यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझी होगी और जो है अगर समझी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।